हेलो एवरीवन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जैसा हमने देखा कि दो टाइप के मींस दो स्टेटमेंट हैं बेसिकली। ओके, एक को कहते हैं बेटा हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। एंड सेकेंड था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था। और जो सेकेंड लॉ था अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो बेस्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर हमने लूप रूल जो लगाना है, कैसे लगाना है, कुछ इक्वेशंस कैसे लिखना है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात की सेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने सेल के बारे में बात की कि सेल जो है क्या चीज है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, है ना, क्या क्या टर्म्स है भाई, उससे रिलेटेड ईएमएफ है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड देन थर्ड थिंग टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने देखा, प्लस हमने देखा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो जब हम उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं, मीन्स जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं, जब हम उससे करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर आता था। और जब हम उसको जब हम उसे नहीं यूज कर रहे होते थे, तो उस समय क्या होता था, हाँ, जब हम उसे यूज कर रहे होते थे, मीन्स डिस्चार्ज हो रहा होता था, तो हमारा रिलेशन V, E और R के बीच में क्या होता था, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। और जब हम उसे रिचार्ज कर रहे होते थे, तो उस समय क्या आता था, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बोला बेटा कि जो सेल सिंगल सेल होता है वो कम वोल्टेज की होती है। ठीक है, तो हमें अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमें उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, और सेल के कॉम्बिनेशन से हम बैटरी तैयार करते हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो सेल को क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं सेल का कॉम्बिनेशन आज के लेक्चर में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं इसे। एक कहलाता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, ये तीन तरीके से अपन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटे अगर हमने सेल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो जो है सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to negative terminal of next cell, and so on, then they are said to be in series combination। तब हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो बेटा अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बोला बेटा एक सेल को कैसे दिखाते हो, एक सेल के पास दो चीजें होती है, ईएमएफ होती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर ये फर्स्ट सेल है बेटा, इसका ईएमएफ मान लो E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो ये क्या हुआ बेटा, फर्स्ट सेल हुआ, ठीक है। सिमिलरली ये सेकेंड सेल है, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटे, R2 है, ठीक है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये हुआ। देन इसका E3 है और ये R3 है, ओके। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीन सेल मिले। हमने इसे कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है बेटे, हमने इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो एंड्स हैं A और B, ठीक है, A और B ये क्या हो गए, ओवरऑल ये एक टर्मिनल हो गए, ठीक है ना बेटा, ओवरऑल ये टर्मिनल हुआ। अब ये जो फर्स्ट सेल है उसका टर्मिनल कौन सा हुआ, दिस इज द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, देन दिस इज द टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, और ये क्या हुआ, थर्ड सेल का। तो मान लीजिए बेटा इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V1, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V2, और इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V3, ठीक है। ऐसे करके टर्मिनल वोल्टेज है। अब बेटे सब सीरीज में कनेक्टेड है ना, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है करंट वो सेम होता है ना, हर एक कंपोनेंट में करंट जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर करंट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके क्या हो रहा है, करंट निकल रहा है ना, ऐसे करंट निकल रहा है। तो बेटे अब आप लिखिए, है ना, चूंकि आपने पढ़ रखा है V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर होता है। देयरफॉर जो टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट सेल का होगा वो V1 है, उसका EMF कितना है बेटा, E1 है, करंट सब में सेम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो यहां से आपको टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सेल मिल जा रहा है। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से आप कंसेप्ट यूज करेंगे तो सेकेंड सेल के अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज आप निकाल सकते हैं बच्चे। क्या आ गया बेटा इसका, E2 माइनस IR2 सेकेंड हो गया। सिमिलरली बेटे थर्ड का क्या हो जाएगा, E3 माइनस IR3, दिस इज थर्ड। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ बेटा, तीनों सेल का टर्मिनल वोल्टेज पता चल गया बच्चे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो इनका ही क्या होगा बेटा, सम होगा। टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इनका ही सम होगा, ओके। तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगा, दिस V1 प्लस V2 एंड V3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, अब ये इक्विवेलेंट सेल हो गया। इक्विवेलेंट सेल में जो ईएमएफ होगा वो ई इक्विवेलेंट से शो करता हूं और आर जो है उसको आर इक्विवेलेंट से शो करता हूं, और इसके बीच का जो टर्मिनल है उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बेटा, जो इस कॉम्बिनेशन का है, इस कॉम्बिनेशन का टोटल टर्मिनल वोल्टेज हमने V लिया है बेटा, तो इसका भी क्या होगा, V होगा। तो बताइए बेटा, है ना, और इसमें भी क्या आना चाहिए, सेम करंट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा V का, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो बेटे जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है उनमें, है ना, इन सारी वैल्यूज को V1 की, V2 की, V3 की और V की पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं इसमें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा बेटे, V के बदले हम क्या रखें, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 के बदले क्या रख सकते बेटे, E1 माइनस आई R1, E2 के बदले V2 के बदले E2 माइनस आई R2 एंड E3 माइनस आई R3, है ना, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, तो E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सारे E को एक साथ कर लें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जा रहा है एंड माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हो जा रहा है बेटे। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। E इक्विवेलेंट ये है, I ये है और ये R इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या होगा बेटा, R इक्विवेलेंट।
तो जब हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ई इक्विवेलेंट की जगह क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड आर इक्विवेलेंट की जगह क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, तो जब आप सेल को कंबाइन करते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं, कौन सी वाली, सीरीज वाली। ठीक है, जब आप सीरीज वाली कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट जो आता है ना, पोटेंशियल जो ईएमएफ जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे मिलेगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड शो ऑन करके। और आर इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड शो ऑन करके। तो बेटे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम ही है जैसा हम सीरीज कॉम्बिनेशन में किया करते थे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जैसा पहले था वैसे ही अभी भी हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था कि नहीं होता था, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उनको सीरीज में कंबाइन कर लेना है रेजिस्टेंस को, और ईएमएफ को भी कंबाइन करने का क्या तरीका है, वही है E1 प्लस E2 प्लस E3। और भी रहेंगे तो बेटे और इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर है? तो ये हुआ बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए बच्चे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसे भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं जिसे कहते हैं सीरीज एडिशन। सीरीज एडिशन, और एक होता है इसमें दूसरा, वो है सीरीज अपोजिशन। सीरीज अपोजिशन, क्या मीनिंग है इसका समझिए। सीरीज एडिशन का मतलब होता है बेटा कि जो सारे सेल्स जुड़े हुए हैं ना वो एक ही ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। सारे सेल्स जो हैं वो एक ही ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो फिर इसे कहते हैं हम सीरीज एडिशन। दिस इज सीरीज एडिशन, सीरीज एडिशन। ठीक है, आप देखिए सारे के सारे सेल्स जो है ना वो एक ही फैशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर मान लो सीरीज अपोजिशन, अगर मैंने मान लो एक सेल इस तरीके से बनाया और दूसरा सेल ना इस तरीके से बनाया, फिर क्या होगा देखो, एक है ना, एक प्लस माइनस और दूसरा माइनस का माइनस से जुड़ गया, है ना, उल्टा हो गया ना। देखो पहले क्या होता था बेटा, प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, इस तरीके से जुड़ता था, अभी उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीरीज अपोजिशन। ठीक है, सीरीज अपोजिशन, E1 R1 E2 R2। तो आपने जैसा देखा यही वाला केस हमने लेकर के सॉल्व किया था बेटा। तो इसमें E इक्विवेलेंट देखो क्या आया, सारे EMFs जुड़ गए, है ना, जो भी रहेगा वो जुड़ जाएगा, और R इक्विवेलेंट वो भी जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड शो ऑन। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो E इक्विवेलेंट होगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है, अपोज में है। ठीक है, एक क्या है, अपोज में। अब R इक्विवेलेंट का क्या करें, तो बेटा रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ऐड ही होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तो नॉर्मल ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर सीरीज अपोजिशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडिशन में जुड़ जाएगा, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। तो ये हुआ बेटा सीरीज एडिशन एंड सीरीज अपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बच्चे हमने कई सारे सेल्स, आइडेंटिकल सेल, कौन से सेल, आइडेंटिकल सेल। जब मैं आइडेंटिकल सेल की बात करता हूं इसका मतलब सारे सेल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, मतलब सबकी ईएमएफ सेम है और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक, ऐसे सेल्स को अगर हम n नंबर्स सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, n identical cells connected in series,
n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ठीक है, इस तरीके से कई सारे सेल्स हमने n सेल्स कनेक्ट कर दिए, सबका क्या है बेटा ई आर ऐसा है ना, कोई दिक्कत? तो बेटे इस सिचुएशन में जो E इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा करना होता है, तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस कितने टाइम्स बेटा, n टाइम्स। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये n टाइम्स E हो जाएगा कि नहीं? तो इस सिचुएशन में जो E इक्विवेलेंट होता है वो n टाइम्स E हो जाता है। वेल, आ गया ये बात समझ में। और दूसरी चीज R इक्विवेलेंट के लिए आपने क्या सीखा बेटा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर सारे इक्वल हैं तो R हो जाएगा बेटे कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स R हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज n टाइम्स R। क्लियर है, n टाइम्स R। अच्छे से समझ में आया बच्चे अपने को? ठीक है भैया, E इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, कौन से केस में, सीरीज कनेक्शन के केस में, जब आइडेंटिकल सेल्स हो। अब बेटे अगर इन सारे सेल्स को किसी सर्किट से जोड़ा तो क्या होगा, है ना, हमने एक ऐसा सर्किट तैयार किया जिसमें कई सारे सेल्स जो कि आइडेंटिकल हैं, कितने सेल्स, n सेल्स, ऐसा सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ई आर है ना, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया कैपिटल R से, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट कितना फ्लो करेगा, ये चीज हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे बेटे, तो सिंस हम जानते हैं बेटा I बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज इसका क्या हो गया बेटा, आपने देखा अभी है ना, n टाइम्स E हो जाता है, तो ये n टाइम्स E हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाता है बेटा, n टाइम्स R हो जाता है, प्लस इसका R, तो ये हो जाएगा आपका करंट फ्लो, I इक्वल्स टू n टाइम्स E अपॉन n स्मॉल r प्लस R, इस तरीके से। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक एग्जांपल लेंगे ताकि हमें और अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है, चलिए। Example, if 30 identical cells, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm, internal resistance 1 ohm are connected in series across an external resistor of 15 ohm, then find current flow through external resistor ओके, थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टर। वेल, आ गया समझ में क्वेश्चन? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, नंबर्स कितने हैं, 30 हैं, आइडेंटिकल सेल्स है, हर एक का इतना है, तो आपको पता है बेटा E इक्विवेलेंट आपने देखा सीरीज में क्या हो जाता है, n टाइम्स E हो जाता है, n 30 है, और EMF देखो कितना दे दिया है 1.5 वोल्ट, तो 30 इंटू 1.5 कितना हो गया बेटा, 45 वोल्ट, तो E इक्विवेलेंट उसका क्या हो गया, 45 वोल्ट। R इक्विवेलेंट के लिए आपने क्या देखा बेटा, वो n टाइम्स R होता था, n अगेन आपके पास 30 है और R आपके पास 1 ओम है, तो बेटे R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 30 ओम हो गया। तो ये जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन है उसे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं
है ना, ये हो गया आपका 45 वोल्ट और ये हो गया आपका 30 ओम। इसको किसके अक्रॉस लगाए थे बेटा, एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगाए थे, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 15 ओम थी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, 15 ओम। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो बेटे आप देख लो I बराबर क्या होता है, V बाय आर। V कितना है 45 और रेजिस्टेंस कितना है 30 प्लस 15, वो भी क्या हो गया 45। 45 कैंसिल हो गया, क्या आया बेटा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो है 1 एम्पियर। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो ये रहा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। चलिए बात करते हैं बेटा। अगर मान लो अभी जो हमने कनेक्ट किया था सारे n आइडेंटिकल सेल्स को, वो कैसे कनेक्टेड थे बेटे, सीरीज एडिशन में थे, सारे के सारे क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। अगर उसमें से एक दो सेल या कुछ सेल्स अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हो तो क्या होगा। ठीक है, इफ n आइडेंटिकल cells are connected in series such that few cells are connected in reverse order, reverse polarity, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, n आइडेंटिकल सेल्स लिए हमने और उसमें से कुछ को क्या किया हमने, है ना बेटे, कुछ को हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया। लाइक देखो है ना, इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं अपन। उसमें से एक आध सेल को क्या करें हम, उल्टा कनेक्ट कर दें। ये उल्टा हो गया आपका, देखो है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उल्टा हो गया माइनस प्लस हो गया, है ना। बाकी सब क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर एक आध सेल को उल्टा, है ना, रिवर्स पोलैरिटी में कैंसिल कर दें तो इसका जो ई इक्विवेलेंट होगा बेटा, ई इक्विवेलेंट, तो जैसा आप पहले क्या करते थे बेटा, अगर सारे सीरीज में थे तो क्या करते थे, n टाइम्स ई करते थे, है कि नहीं। आप क्या करते थे, n टाइम्स ई करते थे। लेकिन अब बेटा इसमें से एक जो है ना अपोजिट ऑर्डर में है, तो अब क्या होगा, तो बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत कॉमन सा मिस्टेक करते हैं, इसको बोलते हैं कि n-1e हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा बेटा, n-1e हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगी आपको। तो क्या क्या करेक्ट है, क्या होता है, एक सेल को अगर आपने रिवर्स पोलैरिटी में बदला ना, मतलब उल्टा कनेक्ट किया ना, तो ये क्या करता है, एक के इफेक्ट को खत्म कर देता है। करेगा कि नहीं, यहां से यहां जाएंगे, मान लो बेटा ये 2 वोल्ट का है, तो यहां से यहां जाएंगे तो प्लस से माइनस तो -2, और यहां से यहां जाएंगे तो माइनस से प्लस +2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सेल इस सेल के इफेक्ट को भी कैंसिल कर देगा। तो एक माइनस होगा कि दो माइनस होगा बेटा। आ रही बात समझ में, एक सेल 2 सेल के इफेक्ट को कैंसिल करता है अगर आपने उसको रिवर्स में कनेक्ट किया तो। उसी तरीके से अगर हम 2 सेल को कनेक्ट करेंगे रिवर्स में, तो वो 4 सेल के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो जितने नंबर्स हम रिवर्स में कनेक्ट करेंगे उसका 2 टाइम्स क्या होगा, सेल का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इफ मान लिया हमने, इफ x number of cells are connected with reverse polarity
देन E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो n माइनस 2x E हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटे, n माइनस 2x इंटू ई। एक सेल लूंगा तो n माइनस 2e हो जाएगा, दो सेल लूंगा तो n माइनस 4, क्योंकि 4 सेल, एक सेल लिया तो 2 सेल का इफेक्ट कम हो गया तो n माइनस 2 ही बचा, 2 लिया तो 4 सेल का इफेक्ट कम हो जाएगा, 4 सेल खत्म कर लो n माइनस 4 बचा। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। आगे बात समझ में आपको क्लियर है? तो यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जो जनरली बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो आपको नहीं करना है। क्लियर? तो ये रही सारी बातें बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक सेल जो है एक दूसरे से, सीरीज कॉम्बिनेशन में सब एंड टू एंड कनेक्टेड थे, यहां पर एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड रहेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लाइक हमने ले लिया बेटा ठीक है, E1 R1, E2 R2, E3 R3, ऐसा कर लिया हमने मान लो। अब आपको पता है बेटा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, वोल्टेज सेम होता था, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, है ना। टर्मिनल वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, सेम होगा। हाँ, करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें मान लो क्या हुआ बेटा, I1, इसमें I2 एंड इसमें I3। ओके, I1, I2 और I3 करंट्स जा रहे हैं इन सारे ब्रांचेस में, तो टोटल क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ इन सब का सम, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। चूंकि पता है बेटा आपको कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। तो बेटे यहां से आई आर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी लिख सकते हैं, देयरफॉर I बराबर लिख सकते हैं E माइनस वी बाय स्मॉल r। क्लियर? अब देखो तो बेटा इससे क्या हम I1 निकाल सकते हैं, यस सर I1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, E1 V सब में सेम है और R1। सिमिलरली I2 निकल जाएगा बेटे कैसे, E2 V सब में सेम है R2। I3 निकल आएगा E3 माइनस V अपॉन R3, है ना, ऐसा हो गया। अब हमें इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम इसे एक सिंगल सेल से दिखा सकते हैं, जिसका E क्या कहलाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट, R क्या कहलाएगा, R इक्विवेलेंट, है ना। इससे क्या करंट जाएगा, I जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इसमें भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, यानी V रहेगा। इसके लिए अगर अपन I लिखेंगे बेटा तो I इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, जैसा अभी देखा आपने E माइनस V, तो यहाँ E क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस V यहाँ पर भी सेम है, और R की जगह क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बेटा इक्वेशन 1 में हमारे पास जो है I के बदले इसको रख लें, तो E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, देखिए I1 के बदले E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 प्लस E3 माइनस V अपॉन R3, ऐसा हो जाएगा बेटे। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, E1 माइनस V, इसको मैंने लिखा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3, है ना, वी कैन राइट लाइक दिस। अब क्या करें तो
E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एक साथ कर लिया। इन सारी चीजों में माइनस V कॉमन दिख रहा है, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप कंपेयर करें बेटा। ठीक है, अब आप क्या करें, कंपेयर करें। तो देखो ये V बाय R इक्विवेलेंट और ये V बाय इतना, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट की जगह ये पूरी चीजें हैं क्या बेटा आपके पास, है ना, माइनस बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट और 1 अपॉन दिस मच, है ना, वो पूरा टर्म। तो अगर आप कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग आपको मिलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड शो ऑन। तो यहां पर फिर से हमारे दिमाग में कुछ चमकता है ना, कुछ तो चमकता है कि बेटा ये रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो अब भी क्या है, सेम ही है, जैसा हम पहले करा करते थे वैसा ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाते थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 यूज किया करते थे। तो भैया R इक्विवेलेंट निकालना तो वैसे ही है जैसे पहले निकालते थे। ठीक, तो R इक्विवेलेंट ऐसे हमें निकल आएगा। ओके, R इक्विवेलेंट हमें ऐसे निकल आएगा। अब सवाल उठता है कि E इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ठीक है, मेन तो पंगा E इक्विवेलेंट निकालने का है। ठीक है, R तो हमें वैसे ही निकालना है, वैसे ही उसको कंबाइन करना है जैसे हम पहले किया करते थे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो बेटे अब हम इसे कंपेयर कर लें। ठीक है, इसको जब कंपेयर करते हैं इनसे तो क्या निकल करके आ रहा है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, है ना, ऐसा हो गया। तो देयरफॉर E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1, E2 बाय RT, E3 बाय R3 इंटू R इक्विवेलेंट। तो वहां से जो आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे उस R इक्विवेलेंट को यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, तो आपको E इक्विवेलेंट भी निकल आएगा। ठीक है, E इक्विवेलेंट भी निकल आएगा। तो देखो बेटे इस R इक्विवेलेंट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर नीचे लाएं तो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। अगर ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखाएगा, और 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। ठीक है, सो दिस इज द E इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा, E इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, है ना, अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, वेल अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने को निकालने का तरीका। अगर हम सिर्फ 2 सेल सिस्टम मान के चलें, ठीक है, 2 सेल सिस्टम, 2 पैरेलल सेल्स ही अगर पकड़े तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। देन इस सिचुएशन में E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो सिर्फ 2 सेल सिस्टम रहे तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली इसी को यूज रखें, याद रखें E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे वही करें। ठीक है, अब बेटे अगर ऐसा हो जाए कि किसी की पोलैरिटी अगर उल्टी है, अभी हमने क्या किया था जब कनेक्शन किया था, तो ये इस तरीके का हमने रखा था बेटा कनेक्शन, है ना, इस तरीके का रखा था। तो आप क्या देख रहे हो, सारे के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और
सारे के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो पोल्स पोलैरिटी जो है सबकी सेम है। अगर इसमें से किसी की पोलैरिटी हमने पलट दी, है ना, ये देखो पलट दी हमने, आ रही बात समझ में, E1 R1 E2 R2 E3 R3, देन क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, क्या करना है अपने को, तो जो बेटा उल्टा है ना, जो अपोजिट में है उसको माइनस ले लेना है ना। तो आपका जो फॉर्मूला आया था ना, है E इक्विवेलेंट का क्या आया था, E1 by R1 प्लस E2 by R2, तो उसकी जगह E2 चूंकि उल्टा लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस E2 by R2 हो जाएगा। E3 सीधा लगा हुआ है तो E3 by R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रेजिस्टेंस के साथ आपको कुछ नहीं करना है ना, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होता है, उसका तो माइनस प्लस से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस सेल की पोलैरिटी उल्टी होगी उसको माइनस ले लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीजें हमें। चलिए अब बेटा, अगर हमने ऐसा समझा कि कई सारे सेल्स लिए जो कि आइडेंटिकल्स हैं, सारे के ईएमएफ क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि आइडेंटिकल है, सारे के इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा अगर हमने सिस्टम तैयार किया तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। एन आइडेंटिकल cells are connected, m कर लेता हूं क्योंकि n यूज कर चुके हैं ना अपन, स्मॉल n यूज कर चुके, तो मैं m ले लेता हूं। m आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो फिर क्या होगा, आइए, एक सेल लिया, दो सेल लिया, तीन सेल लिया और बहुत सारे सेल लिए, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। ओके बच्चे, आइडेंटिकल है सबका E होगा, आइडेंटिकल है सबका R होगा, ठीक है। तो बेटे अभी अभी आपने सीखा कि E इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। E इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, तो E1 R2 या फिर E1 by R1, तो सबका E सेम है तो E by R हो जाएगा बेटा। फिर से क्या होगा, E2 by R2 तो E by R, E by R एंड सो ऑन, ऐसा करोगे अपन, करेंगे अपन। और नीचे में क्या करना था, 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, कितनी बार करना है ये बेटा, n बार, n बार। तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स E by R, और ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1 by R। n और n कैंसिल हो जाएगा बेटा, r और r कैंसिल हो जाएगा। E इक्विवेलेंट देखो क्या आ रहा है, E ही आ रहा है। कुछ कौंधा आपके दिमाग में, कुछ चमका आपके दिमाग में, क्या बेटा क्लिक किया कि भैया जो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है वो इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। ईएमएफ जो आ रहा है इक्विवेलेंट वो इंडिविजुअल के बराबर ही आ रहा है। तो ध्यान रखें, जब हम आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक सेल के बराबर का ईएमएफ टोटल ईएमएफ होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आ गई ये बात समझ में। अच्छा, अब इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, E इक्विवेलेंट तो निकल गया, तो R इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है, वो उसके लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं, पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो हम क्या करते थे, R बाय N हो जाता था बेटा, तो R बाय M हो जाएगा, ये M है बेटा, आ रही बात समझ में। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाय M हो जाएगा। वेल, अच्छे से समझा। अब अगर हम ऐसे किसी सिस्टम को जिसमें है ना m आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, उसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया जाए तो कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया, कैपिटल R, ई आर ई आर ई आर ई आर। कितने सेल्स जोड़े बेटे, m सेल्स, कितने m सेल्स। तो अभी अभी आपने सीखा बेटा, है ना, कि इनका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा, है ना,
इसका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनेगा ठीक है सी। तो ये मान लो E इक्विवेलेंट है तो वो आपने देखा कि इंडिविजुअल के बराबर ही होता है, और इसका जो R होगा वो आपने क्या देखा R/M, और एक्सटर्नली आपने इसे एक रेजिस्टर से जोड़ा है R। तो बेटे इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा सेल E, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपके पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r/M। तो देयरफॉर जो इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा है ना, वो कितना हो जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r/M। दिस मच करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट, ठीक है, दिस मच करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? तो भाई ये हो गई बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब जैसा मैंने बोला आपको कि आप क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको इन दोनों कंसेप्ट को जब हम एक साथ यूज करेंगे है ना, कुछ को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और कुछ को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये क्या कहलाते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल करके देखते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन see this mixed combination, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अगर बेटे मैंने माना सपोज n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड in series, n identical cells are connected in series and m such row, और ऐसे ऐसे m number of row are connected, क्या कह रहा हूं, पहले हमने n सेल्स ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है, इस तरीके से हमने n सेल्स कनेक्ट किए और ऐसे ऐसे कई सारे रो ले लिए, ठीक है, इस तरीके से हमने कई सारे रो ले लिए, कितने m, ठीक है, m रोज, ठीक है बेटे। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आपको पता है बेटा कि ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है, कितने हैं n है, तो पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो बेटा। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ne और ये हो जाएगा Nr, समझ गए, तो Ne और Nr ऐसे कितने बेटे, अब ये सिंगल सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब ये सिंगल सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे वाले कितने m है ना, वो किस में हो गया पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता था बेटा, पैरेलल में क्या होता था याद करिए, ईएमएफ इंडिविजुअल के बराबर ही होता था, तो ईएमएफ NE ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाता था बेटा, इंडिविजुअल का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, है ना, ये होता था। तो इंडिविजुअल कितना है, इंडिविजुअल कितना है NR है, और कितने पैरेलल्स में है M, तो अपॉन क्या हो जाएगा बेटा M। तो ये आपका है ना, इसका कॉम्बिनेशन हो गया, इस पूरे सिस्टम को हमने रिड्यूस कर लिया, देखो इतने में है ना, ये जो पूरा ओवरऑल काम करेगा एक सेल के रूप में, जिसका ईएमएफ N टाइम्स E होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M होगा। अब अगर ऐसे किसी सिस्टम को हमने एक्सटर्नल किसी रजिस्टर से कैपिटल R से जोड़ दिया तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ऐसा पूछा। तो बेटे करंट बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है N टाइम्स E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है दिस प्लस दिस, तो NR/M प्लस कैपिटल R।
है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सारे जो केसेस हैं सेल्स के कॉम्बिनेशन के वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको आपके बुक से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3.34। एग्जाम्पल नंबर 3.34 क्या कह रहा है बेटा, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट। ठीक है, अगर एक सेल को है ना, वोल्ट मीटर एक मशीन होती है बेटा जो क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो एक सेल को वोल्ट मीटर से मापता है तो कितना आता है, बोलता है 3 वोल्ट आता है। ठीक है, तो अक्रॉस दी सेल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बेटा, ईएमएफ है। तो ईएमएफ इस सेल का कितना है, 3 वोल्ट है। देन बोलता है when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 4 ohm। अब इस सेल का आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E है, इसको क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया, किससे, 4 ओम से। ठीक है, 4 ओम से। देन वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.2 वोल्ट। अब जो है वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, 1.2 वोल्ट। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या था, सर्किट ओपन था। मैंने बोला था ना, जब सर्किट ओपन रहता है तो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ कहलाता है, और जब सर्किट बंद हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है, तो जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो अभी जो 1.2 वोल्ट बोल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, तो V बराबर क्या है, 1.2 वोल्ट है। और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। क्या पूछा है आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी दिस। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, क्या रिलेशन पढ़ा है इन तीनों के बीच में, V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर हुआ करता था बेटा। V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर हुआ करता था। क्लियर। अब देखो, मैंने जो ये 1.2 वोल्ट बोला है वो टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज, तो सेल का टर्मिनल कौन, ये दोनों मिलकर के सेल बनते हैं ना, ये दोनों मिलकर के सेल बनते हैं। तो इसका टर्मिनल कौन हुआ, ये हुआ बेटा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1.2 वोल्ट। तो ऑब्वियसली बेटा ये 1.2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा, है ना, ये पैरेलल हो गए, तो इसके अक्रॉस भी क्या वोल्ट आएगा, 1.2 वोल्ट। तो बताओ क्या आपको पता चल जाएगा इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। यस, करंट इसमें फ्लो करेगा सर 1.2/4 विच इज 0.3। ठीक है, तो इसमें 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब इसमें रख लीजिए बेटा, टर्मिनल वोल्टेज है 1.2, ईएमएफ है 3, आई है 0.3 और स्मॉल आर हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा इधर बेटा, 0.3 R इक्वल्स टू 3 माइनस 1.2, क्या बचेगा बेटा 1.8, 0.3 R, पॉइंट गया 3 से 6, तो R जो आ रहा है वो आ रहा है 6 ओम। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस सेल का वो है 6 ओम। तो आपको समझना है बेटा कि कौन सी वैल्यू आपके लिए ईएमएफ का काम करेगा और कौन सी वैल्यू आपके लिए टर्मिनल वोल्टेज का काम करेगा। ठीक है, पहचानने का क्या तरीका है, आपको सोचना है कि इससे करंट जो सेल है हमारा अभी वो यूज़ में है या नहीं है, वो करंट हमें सप्लाई कर रहा है या नहीं है, नहीं कर रहा है। अगर करंट सप्लाई कर रहा है तो उस समय वो आपको टर्मिनल वोल्टेज देगा, और करंट नहीं अगर फ्लो कर रहा है सर्किट में तो उस समय वो आपको ईएमएफ देगा। नेक्स्ट देखते बेटा,
ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3.35, एग्जाम्पल नंबर 3.35, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली कह दिया बेटा कि ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, connected in series with a resistance of 10 ohm through an emitter of resistance 2 ohm. The emitter reads 50 milliampere. Draw the circuit diagram and calculate the value of R. ठीक है, तो आपका जो सेल है ये हो गया, इसका EMF 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसको क्या किया आपने, 10 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, इसको आपने 10 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया और साथ में एक एमीटर लगाया। ठीक है, साथ में क्या किया बेटा आपने, एक एमीटर लगाया। एमीटर क्या चीज़ होती है, करंट मेजरिंग करने वाली मशीन है या डिवाइस है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें सारी चीज़ें वोल्टेज मापने की, करंट मापने की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने की जितनी भी डिवाइसेस होती है वो पढ़ेंगे। तो एमीटर का जो है ना, एमीटर का भी खुद रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम है ना, एमीटर का भी खुद रेजिस्टेंस है 2 ओम। और अभी इस समय ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो एमीटर है वो रीड कर रहा है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो बेटे बहुत सिंपल है, तो इसका, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, स्मॉल आर प्लस 10 प्लस 2, तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो गया, स्मॉल आर प्लस 10 प्लस 2 यानी 12 प्लस आर, ये क्या चीज़ हो गया आपका, आर इक्विवेलेंट हो गया। ओके, अब बेटे करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है, एक ही तो है 2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 प्लस स्मॉल आर, दिस इज इक्वल्स टू 50 मिली एम्पियर, यानी 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 12 प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कट गया बेटा, -2 का मतलब क्या हो गया 100 का मतलब क्या हो गया 20 है ना। तो 12 प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 22 सा 40, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 12 विच इज 28। ठीक है, 28 ओम। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 28 ओम हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3.38। क्या कह रहा है बेटा, दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, E1 R1 E2 R2, ठीक है, एंड देन एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लिया गया है। तो बेटे E1 की वैल्यू इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है और E2 की वैल्यू 4 वोल्ट दिया गया है। स्मॉल R1 R2 दोनों 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। चाहिए क्या बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी बैटरी 1 और बैटरी 2, किसी भी बैटरी के अक्रॉस है ना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अच्छा, दोनों बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा V1 और इसका टर्मिनल वोल्टेज लेट्स से V2 है ना, ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा V1 या V2, तो आपको चूंकि पता है V1 इक्वल्स टू क्या होता V इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस आई आर होता है। तो आपको I पता होना चाहिए ना, तभी आप क्या कर पाओगे V बता सकते हो।
ओके, तो यहाँ पर क्लियर हमें दिख रहा है बेटा ये सीरीज में कनेक्शन है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था E1 प्लस E2, तो 10 प्लस 4 क्या हो गया बेटा 14 वोल्ट हो गया। और R इक्विवेलेंट आपने क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 2 ओम। तो इस सर्किट को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। E इक्विवेलेंट हो गया 14 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम से, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। आ रही बात समझ में। तो अब इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया बेटा 2 + 2 4 हो गया। तो करंट इसमें कितना फ्लो हो जाएगा 14/4 7/2 7/2 एम्पियर करंट इसमें क्या हो जाएगा फ्लो कर जाएगा, है ना। तो अब मुझे पता तो चल गया करंट कितना फ्लो होगा, है ना, कितना करंट फ्लो होगा वो हमें पता चल गया, कितना हो गया बेटा 7/2 एम्पियर। अब हम निकाल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो करेगा। तो आपको पता है V = E - IR, तो V1 = E1 - IR1, ठीक है बेटे। तो E1 आपके पास देखो कितना था 10 माइनस करंट कितना आया आपके पास 7/2, R1 कितना है आपके पास 1, तो 10 - 7/2 कितना हो गया बेटा 3.5, है ना। तो कितना हो जाएगा 6.5 वोल्ट। तो फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 6.5 वोल्ट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से बेटे V2 = क्या हो जाएगा E2 - IR2, तो E2 आपके पास है 4 माइनस I है आपके पास 7/2 और R2 है 1, तो 4 - 7/2 3.5, तो ये आया 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको E1 और E2 मिला, क्लियर है। करंट मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या 14 10 E1 10 E2 4 R1 is 1 4 नेट EMF 6 नेट EMF 6 कैसे आया, ठीक है। आई थिंक बुक में कुछ मिस्टेक है, इनका इफेक्टिव EMF 6 आ रहा है। इसका मतलब एक जो E2 है वो उसकी पोलैरिटी उल्टी होगी, ठीक है, अपोजिट होगी, देन ओनली, है ना। तब आपका E1 - E2 हो जाएगा, तो 10 - 4 क्या होगा 6 होगा, उसने 6 लिया है, ठीक है। तो या तो हम इसी को करेक्ट माने, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये होगा, या फिर आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं तो अलग आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 3.39, एग्जाम्पल नंबर 3.39। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल 3.39। Find the EMF and internal resistance of a single battery which is equivalent to combination of 3 batteries। 3 सेल लिया है बेटा, एक सेल जिसका EMF 6 वोल्ट और 1 ओम है, देन एक सेल है 10 वोल्ट 2 ओम का, 10 वोल्ट 2 ओम, और दूसरा है 4 वोल्ट 2 ओम का, 4 वोल्ट 2 ओम का, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका मुझे क्या निकालना है, फाइंड द EMF एंड इंटरनल, इसका ओवरऑल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इनका और इनका क्या कर लें, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। फिर मैंने यहाँ आपको बताया था कि आपको चेक करना है पोलैरिटी सेम है कि अलग है। तो यहाँ देखो बेटा पोलैरिटी सेम नहीं है, सारे के प्लस एक साथ सारे के माइनस एक साथ नहीं कनेक्टेड है, उल्टा है बेटा, ठीक है, उल्टा है। तो कौन बड़ा है, देखिए 10 बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये क्या ले लेंगे हम E1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे 10/2, इसको फिर क्या ले लेंगे माइनस, ठीक है,
इसको क्या ले लेंगे, माइनस। तो बेटे आ जाएगा आपका माइनस E2 कितना है 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। 10/2 क्या हो गया बेटा 5 माइनस 4/2 क्या हो गया 2 और 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, यानी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 वोल्ट हो गया। अब ये जो ओवरऑल आएगा बेटा, ये ओवरऑल आएगा, उसकी पोलैरिटी किसकी जैसी होगी, चूंकि ये बड़ा था ना, तो जो इसकी पोलैरिटी है वही इसकी पोलैरिटी होगी। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जिसकी ये हो गई 3 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल का 2 और 2 का 1 हो जाएगा, तो ये 1 ओम हो गया ऐसा। और इधर क्या कनेक्टेड है 6 वोल्ट और 1 ओम। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, सीरीज में दिख रहे हैं ना, सीरीज में। अब देखो सीरीज एडिशन है कि सीरीज सब्ट्रैक्शन है, तो सीरीज सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा E1 माइनस E2, यानी 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट क्या हो गया 3 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R तो जुड़ता ही है, R1 प्लस R2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 ओम। तो इसका जो ओवरऑल है वो हो जाएगा 3 वोल्ट 2 ओम, ठीक है। दिस इज द फाइनल 3 वोल्ट 2 ओम। आ रही बात समझ में? ओके बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक यू क्लास।